पारा मेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोगों को पता है कि ये चैनल पे सभी हेमेटोलॉजी के वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने बात किया था कंपोजिशन ऑफ ब्लड, और कंपोजिशन ऑफ ब्लड में हमने ब्लड की कंपोजिशन देखी थी कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था और कहा था कि ब्लड में दो पार्ट होते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और एक लिक्विड पार्ट होता है। सॉलिड पार्ट को हमने कहा था कि ये ब्लड सेल है या सेलुलर एलिमेंट है या फॉर्म्ड सेल है, और लिक्विड पार्ट को हमने प्लाज्मा कहा था या सीरम कहा था। ठीक है, हमने ब्लड सेल को भी तीन पार्ट में बांटा था, कहा था रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है और प्लेटलेट है। ठीक है, और हमने प्लाज्मा का कंपोजिशन नहीं देखा था। आज हम बात करेंगे लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड क्या है, प्लाज्मा को कहते हैं, और प्लाज्मा का कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कौन कौन से मेटर या एलिमेंट पाए जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको सबसे पहले तो पता है कि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है, क्लियर है। तो इसके कंपोजिशन में क्या क्या है उसमें भी हम देखेंगे। सबसे पहले अगर कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा की बात करें और प्लाज्मा कैसे बनाया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। मान लो ये प्लाज्मा है, मान लो एक ये बीकर है और इसमें लिक्विड पार्ट रखा गया है, यानी वाटर रखा गया है, क्लियर है। ये वाटर है, वाटर, क्लियर। ये रेड वाला जो है वाटर है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम इसमें कुछ सॉलिड मिला दें, क्या मिला दें, ये एक्चुअली लिक्विड है, कुछ सॉलिड पार्ट मिला दें। सॉलिड पार्ट में हम क्या मिलाएंगे, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जितने भी मेटर हैं, या तो ऑर्गेनिक है या तो इनऑर्गेनिक है। तो हम यहां बोल सकते हैं सॉलिड में हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला रहे हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मिला रहे हैं, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक मैटर। अब ये दोनों को हम इस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दे रहे हैं, घुल जा रहा है। इसके साथ साथ हम इसमें सॉलिड पार्ट हो गया, ये लिक्विड पार्ट हो गया, और इसके साथ साथ हम कुछ गैस भी इसमें मिला दे रहे हैं, यानी गैसियस पार्ट। मेटर की तीनों फॉर्म हो गए। गैस में भी हम मान लो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया, ये सारी चीजें एक वाटर में मिला दी, तो क्या बन जाएगा, प्लाज्मा बन जाएगा। चलिए इसी से हम देखते हैं प्लाज्मा का कंपोजिशन क्या है। जब प्लाज्मा की कंपोजिशन में आप आइएगा तो देखिएगा भाई, प्लाज्मा की कंपोजिशन को हम तीन टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कहते हैं कि देखो, सबसे पहले सॉलिड, कि सॉलिड पार्ट कौन है, उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड पार्ट, और उसके बाद हम बात करते हैं गैस, यानी गैसियस वाला पार्ट, गैस। तो इसमें हम देख लेते हैं कौन कितना होता है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में लिक्विड पार्ट होता है, और लिक्विड पार्ट में क्या होता है, वाटर। क्या होता है, वाटर। और वाटर की परसेंटेज टोटल प्लाज्मा को अगर हम 100% या 100 ml मानते हैं, 100 ml या 100% मानते हैं, 100%, तो वाटर की मात्रा 90 से लेकर 92% के बीच रहेगी। कितनी रहेगी, यानी इसमें अगर मैं बात करूं, एक बीकर जो बनाया है, इसमें अगर 100 ml का घोल बनाना है, 100 ml का, तो इसमें से 90 से 92 ml क्या होता है, ml वाटर होता है। इसमें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, 90 से 92 ml, या यहां लिखा हुआ है लिक्विड पार्ट, तो मैं बोल दूं 90 से 92 ml क्या है, वाटर की मात्रा है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं भाई सॉलिड, या पहले गैस की बात कर लेता हूं। ये गैस है और गैस कितना रहता है और कौन कौन रहता है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। गैस में एक्चुअली आपको ऑक्सीजन रहता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी घुला हुआ रहता है प्लाज्मा के अंदर, और नाइट्रोजन भी अवेलेबल होता है। ये तीन गैस रहते हैं और लेस देन 1%, लेस देन 1%, 1% से कम होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब ये गैस भी, जैसे हमने कहा, गैस भी एक पानी के अंदर घुला हुआ है। नेक्स्ट, अब ये मत कहिएगा गैस नहीं घुलता है, गैस भी घुलता है। गैस पानी में डिजोल्व होता है, तभी जो है मछलियां जो तालाब में रहती हैं वो सांस ले पाती है, वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट कर पाती है। मिट्टी के अंदर भी गैस डिजोल्व होता है, ये बात याद रखिएगा। तो गैस भी पानी के अंदर क्या है, डिजोल्व है, घुली हुई मात्रा में है। नेक्स्ट अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सॉलिड की मात्रा एक्चुअली आप जब देखिएगा तो कितना होगा, 6 से 8% इसको माना जाता है। कितना, 6 से 8%। अब ये 6 से 8% तो है, लेकिन सॉलिड में क्या क्या है। अब सॉलिड की मात्रा जब देखते हैं तो इसमें दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। सॉलिड को दो कैटेगरी कौन कौन से हैं, तो एक कैटेगरी को हम बोल दिए कि भाई तुम इनऑर्गेनिक मैटर और दूसरा ऑर्गेनिक मैटर। अब सबसे पहले इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं कि इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है क्या। तो इनऑर्गेनिक का मतलब है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अवेलेबल ना हो, यानी हाइड्रोकार्बन अवेलेबल ना हो। अगर आपको एक शब्द में मैं लिखूं, हाइड्रोकार्बन अवेलेबल ना हो, हाइड्रोकार्बन, तो ये इनऑर्गेनिक हो जाएगा। ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन अवेलेबल हो, क्या हो, हाइड्रोकार्बन अवेलेबल हो। वैसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोकार्बन अवेलेबल हो उसको ऑर्गेनिक पदार्थ बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन अनअवेलेबल हो उसको इनऑर्गेनिक पदार्थ बोलते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। अब इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप जब जांच करने जाते हैं या टेस्ट वाले लैब वाले जो हैं, तो आप जांच करते हैं भाई, क्या क्या जांच करते हैं। तो इनऑर्गेनिक में प्लाज्मा के अंदर सोडियम Na+ क्या है, इनऑर्गेनिक है। पोटेशियम क्या है, इनऑर्गेनिक है। कैल्शियम क्या है, इनऑर्गेनिक है। आयरन Fe क्या है, इनऑर्गेनिक है, ठीक है। उसके बाद जिंक क्या है, इनऑर्गेनिक है। मैग्नीशियम क्या है, इनऑर्गेनिक है। एल्युमिनियम क्या है, इनऑर्गेनिक है। फिर अगर हम बात करें इसी में तो आपको क्लोरीन क्या है, इनऑर्गेनिक है। आप फॉस्फेट PO4 फॉस्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक है। सल्फेट क्या है, इनऑर्गेनिक है। बाइकार्बोनेट HCO3- क्या है, इनऑर्गेनिक है। ये सभी पदार्थ जो है, सभी मैटर, ये प्लाज्मा के अंदर घुले हुए हैं। ये क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर, जो इसके अंदर क्या है, घुला हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक मैटर की। तो ऑर्गेनिक मैटर में बहुत सारी चीजें रहती हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको मिटा के मैं दूसरा जो है आपके सामने पहलू ला रहा हूं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर आपको पता है सॉलिड पार्ट, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में हम सॉलिड पार्ट को देख रहे हैं, सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो हम एक्चुअली ऑर्गेनिक को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऑर्गेनिक को। तो ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं कि भाई क्या होते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक होते हैं।
जैसे सबसे पहले नंबर 1 में अगर मैं बात कर लूं आप लोगों से, तो बोला जाता है प्लाज्मा प्रोटीन। आप देखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन कहां रहता है, प्लाज्मा के अंदर रहता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन है, तो 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर रहते हैं, जिसका नाम है कि भाई क्या क्या नाम है, तो आप देखो कि एल्बुमिन सबसे अधिक मात्रा में अगर प्लाज्मा के अंदर कोई प्रोटीन रहता है उसका नाम है एल्बुमिन। फिर अगर बात करें ग्लोबुलिन, फिर अगर बात करें फिब्रिनोजेन, और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रोथ्रोम्बिन। तो ये 4 प्लाज्मा प्रोटीन कहां रहते हैं, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व रहते हैं। ये पहले सॉलिड थे, ये डिजोल्व होके क्या है प्लाज्मा के साथ मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दूसरी नंबर पे, तो आपको आता है अमाइनो एसिड। क्या है, अमाइनो एसिड। और ये प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन सबका अलग अलग काम होता है, ये बात आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। दूसरे नंबर पे अमाइनो एसिड की बात करते हैं कि भाई अमाइनो एसिड भी रहता है। अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, लेकिन अमाइनो एसिड खुद अलग फॉर्म में अवेलेबल रहता है। और इसके भी 2 टाइप हैं हमारे बॉडी में जो पाए जाते हैं। एक में बोला जाता है इसेंशियल अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। क्लियर है। अब भाई इसेंशियल अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता नहीं है, सिंथेसिस नहीं होता है, उसको इसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। अगर हमारा बॉडी उसको बना लेता तो हमारे लिए इसेंशियल नहीं था। ठीक है, जो हमारे शरीर में नहीं बनता वो हमारे लिए इसेंशियल है, जो हमारे शरीर में बनता है यानी हमारा शरीर उसको बना सकता है वो हमारे लिए नॉन इसेंशियल है। तो ये इसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में रहते हैं और इनका बहुत यूजेस है। और यही इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड से पूरे बॉडी के प्रोटीन का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तीसरी चीजें क्या है, तो आप तीसरी चीजें देखिएगा, प्लाज्मा के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी घुली हुई अवस्था में रहता है। अब कार्बोहाइड्रेट में क्या रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ ओनली जो है ग्लूकोज रहता है। क्या रहता है, तो आप देखिएगा कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज। क्लियर है, ग्लूकोज अवेलेबल रहता है। अब ग्लूकोज डायरेक्ट जो है एनर्जी प्रोवाइड देता है, जैसे उसको ऑक्सीडेशन अभिक्रिया से गुजारेंगे वो एनर्जी देगा। तो ग्लूकोज भी प्लाज्मा के अंदर अवेलेबल रहता है। आप ब्लड ग्लूकोज की जांच कहां करते हो, प्लाज्मा से ही करते हो, तो प्लाज्मा इनके अंदर ग्लूकोज भी अवेलेबल रहता है। चौथे नंबर में अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि और इसमें क्या रहता है, तो आपको फैट या लिपिड भी रहते हैं। क्या रहते हैं, फैट या लिपिड, फैट या लिपिड। अब फैट या लिपिड में कौन कौन रहता है, इसमें भी अलग अलग टाइप के फैट या लिपिड रहते हैं। तो आप देखिएगा ट्राइग्लिसराइड रहता है। कौन रहता है, ट्राइग्लिसराइड। आप ट्राइग्लिसराइड का जांच कहां से करते हैं, टीजी जिसको बोलते हैं। अगर मैं यहां बोलूं कि भाई यहां कोलेस्ट्रॉल भी रहता है प्लाज्मा के अंदर, तो कोलेस्ट्रॉल भी अवेलेबल है। यहां फॉस्फोलिपिड भी रहता है, यहां लाइपोलिपिड भी रहता है। तो ये एक्चुअली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लाज्मा में कितनी चीजें जो है ऑर्गेनिक, मेनली ऑर्गेनिक अवेलेबल है। इनऑर्गेनिक को भी हमने देखा, ये ऑर्गेनिक को देख रहे हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट, एक्चुअली मैं एक और लिख देता हूं कि भाई क्या है, आप देखते होइएगा प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें तो होती ही हैं, उसके साथ साथ जो है एंटीबॉडी भी अवेलेबल रहता है। अगर मैं 5वें नंबर पे बात करूं, एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी क्या है भाई? एंटीबॉडी यानी जब हम बीमार पड़ते हैं या किसी फॉरेन बॉडी से या पैथोजेनिक इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। और वो एंटीबॉडी क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है और वो कहां रहता है? वो प्लाज्मा के अंदर अवेलेबल रहता है। तो ये 5 चीजें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या अवेलेबल रहता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 6ठे नंबर पे क्या रहता है, तो आपसे मैं यहां लिखता हूं सीक्रीशन। ये सीक्रीशन जहां भी वर्ड आए, मैं आप लोगों को बताया था कि जहां भी सीक्रीशन वर्ड आए मतलब वहां ग्लैंड जरूर होगा, कोई ना कोई ग्लैंड होगा, उससे सीक्रीट कुछ ना कुछ हो रहा होगा। और सीक्रीशन 2 टाइप के होते हैं, या तो हार्मोन होगा या तो एंजाइम होगा। तब सीक्रीशन की बात करते हैं, 2 टाइप के हैं सीक्रीशन, एक को हार्मोन बोलते हैं और एक को एंजाइम बोलते हैं। अब हार्मोन की बात करते हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन हैं। तो आप जैसे जैसे जांच करते हो, थायरॉक्सिन ये हार्मोन है, कहां रहता है? प्लाज्मा के अंदर रहता है। अगर मैं इरिथ्रोपोइटिन कहां रहता है? प्लाज्मा के अंदर रहता है। आप लोगों को ये भी बात जानकारी होगी। अगर मैं बोलूं कि भाई इंसुलिन कहां रहता है, तो प्लाज्मा के अंदर रहता है इंसुलिन। अगर मैं बोलूं ग्लूकागॉन, ये भी एक हार्मोन है, ग्लूकागॉन, ये सभी कहां रहते हैं? ईटीसी में लगा देता हूं। बहुत सारे हार्मोन है जो प्लाज्मा में अवेलेबल रहते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के घटक है। अगर मैं आपसे बात बोलूं दूसरे नंबर पे सीक्रीशन में एंजाइम भी रहता है। तो आप जैसे एंजाइम की मैं बात करूं, एसजीओटी लीवर द्वारा सीक्रीट होने वाला एक एंजाइम है, कहां रहता है? प्लाज्मा के अंदर रहता है। एसजीपीटी कहां जांच करते हो? प्लाज्मा के अंदर जांच करते हो, नाम तो सुना ही होगा। एएलपी कहां रहता है? प्लाज्मा के अंदर रहता है। लाइपेज भी प्लाज्मा के अंदर रहता है, ईटीसी। तो ये सारी चीजें यानी सिक्रीशन भी आपने देखा प्लाज्मा के अंदर रहता है। एक और इंपोर्टेंट चीज इसमें रहता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। 7 नंबर पे अगर बात करेंगे, नॉन प्रोटीन यानी प्रोटीन नहीं है ये, बट नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस का मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होगा, नाइट्रोजन अवेलेबल होगा या एमिन ग्रुप अवेलेबल होगा। अब इसमें कौन कौन से आते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस में? जब देखिएगा तो नंबर 1 में हम बात करते हैं, इसी के अंदर खासकर कुछ ज्यादा वेस्ट मटेरियल है वो इसी के अंदर आते हैं। अगर मैं यहां बात कर लूं, इसी में 1 नंबर में मान लो मैं लिख रहा हूं यूरिया, क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। यूरिक एसिड क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। अगर मैं बात करूं आपसे कि अमोनिया क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। आपको मैं बात करूं क्रिएटिनिन क्या है? क्रिएटिन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। 5वीं बात करूं क्रिएटिनिन नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। ये सभी क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। तो आज हमने देखा, आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक हमने बीकर लिया और बीकर में 90 से 92 ml वाटर लिया, और वाटर क्या है? लिक्विड पार्ट है, और इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें वाटर में डिजोल्व की, उसके साथ साथ गैस भी डिजोल्व किया, और ये सभी डिजोल्व करने के बाद क्या किसका निर्माण हुआ? प्लाज्मा का निर्माण हुआ। तो प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा आपको जब दिखाई देगा एक मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। प्लाज्मा के बारे में अगर मैं बोलूं कि क्या है? मिक्सचर है। किसका किसका? सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीजें पाई जा रही हैं। अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा मिक्सचर है। मिक्सचर, अब मिक्सचर में क्या है? तो सॉलिड प्लस लिक्विड अब प्लस गैस, तीनों का मिक्सचर है।
ये बात आप लोगों को अवेलेबल होगा। सॉलिड लिक्विड गैस का मिक्सचर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब कैसा मिक्सचर है, तो हमने इसमें देखा फैट भी है, तो फैट तो पानी में डिजोल्व नहीं होता है। आपने ये भी चीजें देखी, फैट पानी में डिजोल्व नहीं होता है, तो इसलिए प्लाज्मा एक्चुअली कोलोइडल मिक्सचर है। क्या है? कोलोइड है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा जो है ये खत्म हो गया, और आप जो है लगातार ये जो लेक्चर चल रहे हैं इसको देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूरा आपको हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा। मेनली डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीओटीटी सभी के लिए है। अलग अलग जब सब्जेक्ट आएगा सभी का अलग अलग इंडिविजुअल, तो अलग अलग भी पढ़ाई होगा। ये सब्जेक्ट जो है बीएमएलटी, डीएमएलटी, एमबीबीएस, पैरामेडिकल के जितने स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, इसको बोलते हैं जनरल हेमेटोलॉजी। चलिए, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।